एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो बोलता है चाहे तुम कितनी बार क्यों ना आओ मेरा आंसर सेम ही रहेगा। बोल्डमैन ना ही उस प्रोस्टिट्यूट को जानते थे, ना ही उनसे कोई लेना देना था, ना ही उन्होंने उसे मारा है और ना ही उस केस में वो इन्वॉल्व है। अगर तुम मुझे और परेशान करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। इसके बाद दूसरा बंदा बोलता है तुम बोल्डमैन के सेक्रेटरी हो, अगर तुम मेरे ऊपर केस करोगे तो बोल्डमैन की बदनामी होगी, तुम ऐसा नहीं करने वाले। और इसके बाद बोल्डमैन का सेक्रेटरी बोलता है क्या तुम मुझे धमका रहे हो? और ये बंदा जो कोई और नहीं इंस्पेक्टर लुंगे होते हैं वो बोलते हैं नहीं, मैं तो बस सच जानना चाहता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बाहर आ जाते हैं जहाँ पे इनका साथी सवाल करता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि बोल्डमैन जैसा एक बड़ा आदमी एक कॉल गर्ल के साथ ऐसी हरकतें करेगा। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं वो कोई नॉर्मल कॉल गर्ल नहीं थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ इसके नाम जुड़े हुए हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे का साथी बोलता है लेकिन होटल के अंदर सिर्फ एक बंदे ने इन दोनों को एक साथ देखा है, इससे ये साबित नहीं होता कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता था। इसके बाद लुंगे बोलते हैं जो क्लाइंट लिस्ट मैंने तुम्हें दी थी उसकी क्या वो डिकोड हो चुका है? और ये बंदा बोलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं कि वो फ्लॉपी मुझे दे दो, और ये बंदा बोलता है कि लेकिन आप तो बहुत ज्यादा बिजी हैं। इसके बाद लुंगे बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे दे दो। और ये बंदा बोलता है कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता था। लुंगे बोलते हैं बोल लो। और ये बोलता है कि आप रात में कब सोते हो? इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं इस केस से इस सवाल का कोई लेना देना है नहीं। इसके बाद हम इंस्पेक्टर लुंगे के घर में देखते हैं जहाँ पे इसकी बीवी और बेटी कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ से हमें पता लगता है कि ये दोनों उससे कुछ छुपा रहे हैं। आगे हम देखते हैं इंस्पेक्टर लुंगे को जो कोड को डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बीके का सीन देखते हैं जहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे का जो सीनियर ऑफिशियल होता है वो बोलता है कि बोल्डमैन केस को यहीं पे छोड़ दो क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अफेयर से। लेकिन लुंगे नहीं मानता और बोलता है कि आपने हमेशा संभाला है, आप इसे भी संभाल सकते हैं। इसके बाद ये बंदा बोलता है लुंगे तुम्हारा कैरियर बहुत बढ़िया चल रहा है, अगर ये इन्वेस्टिगेशन गलत हुआ तो तुम्हारे कैरियर में दाग लग सकता है, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम सक्सेस चाहते हो या फिर तुम ये सब न्याय के लिए कर रहे हो? और इसके बाद लुंगे बोलता है कि मुझे न्याय या फिर सक्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक औरत को मार दिया गया है, मैं बस अपराधी के बारे में जानना चाहता हूँ। इसके बाद लुंगे यहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं लुंगे डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसी फाइल को और ये डिकोड भी कर लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ईवा हाइनामैन आ जाती है और ये बोलती है कि टेनमा कब अरेस्ट होगा। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं कि तुमने तो सुबह सुबह बहुत चढ़ा रखी है, और ईवा बोलती है मैं पीऊं नहीं तो और क्या करूं। आगे लुंगे बोलते हैं टेनमा का केस क्लोज हो चुका है, वो सॉल्व हो चुका है। टेनमा कहता है कि जोहान ने ये सारा काम किया, लेकिन जोहान उसी की एक पर्सनालिटी है और अभी सिर्फ पुलिस को उसको अरेस्ट करना बाकी है। इसके बाद ईवा बोलती है तो आप ये कह रहे हैं कि आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है? और लुंगे बोलते हैं नहीं, मैं उससे बहुत कुछ बातें करना चाहूंगा। डॉक्टर टेनमा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है लेकिन फिलहाल के लिए मुझे काफी काम है। और ये यहाँ से निकल जाते हैं और सीधा पहुंचते हैं बोल्डमैन के सेक्रेटरी के पास। और वहाँ पे सेक्रेटरी बोलता है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि उनके पास एक गवाह है। और उसके बाद लुंगे बोलते हैं कि अच्छा उसके पास गवाह है, यानी कि उसने ये प्रोफेशनल से काम करवाया। और तब ये सेक्रेटरी बोलते हैं कि आप ये क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद लुंगे बोलते हैं जो लड़की मारी गई थी उसके क्लाइंट लिस्ट को मैंने डिसाइफर कर दिया है और उसमें बोल्डमैन का भी नाम है। इसके बाद ये सेक्रेटरी बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये साबित नहीं होता कि उन्होंने ये मर्डर किया था, मेरे पास इन बकवास बातों के लिए वक्त नहीं है। और ये जाने लगता है। इसके बाद लुंगे बोलते हैं तुमने शेल्हाउन पब्लिशिंग कंपनी के बारे में सुना तो है ना, वो बड़ी बड़ी लोगों के ऊपर बुक्स लिखते हैं लेकिन वो अपना काम बड़ी गंदी तरीके से करते हैं। पहले तो वो चरित्रहीन लड़कियों को भेजते हैं फेमस पर्सनालिटी के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए और उसके बाद वो उन्हीं के ऊपर लिख देते हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था इसका। इसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर लुंगे की बेटी उल्टियां कर रही होती है, तभी इंस्पेक्टर लुंगे यहाँ पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं दो ऑफिसर मिलके चेस खेल रहे होते हैं और चपर चपर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कोई आके एक चाल चल देता है और दूसरा बंदा बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारे गेम के बीच में दखल अंदाजी कर रहे हो। लेकिन तभी ये देखते हैं कि ये कोई और नहीं इंस्पेक्टर लुंगे होते हैं। इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं ये बकवास गेम खेलना बंद करो और अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। मैंने पब्लिशिंग कंपनी के प्रेसिडेंट से बातचीत की, उसे थोड़ा सा डराया और उसने सब बक दिया, जाके इसके ऊपर रिपोर्ट बनाओ। इसके बाद ये दोनों यस सर बोल के यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लुंगे उसी सेक्रेटरी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जरा देखो मुझे उस प्रोस्टिट्यूट का नोटबुक मिला है, यहाँ पे नाम्स लिखे हुए हैं जिनके साथ उसने मीटिंग की थी। यहाँ पे पूरा नाम तो नहीं लिखा लेकिन उसका पहला लेटर है बी और साथ में इसी लड़की के साथ शेल्हाउन पब्लिशिंग कंपनी ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसके बारे में वो लिखने वाले थे। और हाँ, तुमने तो यांकर का नाम सुना ही होगा, मिस्टर यांकर का नाम सुना है ना, वो एक प्रोफेशनल किलर है। और इसके बाद सेक्रेटरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे अपने घर आ जाते हैं जहाँ पे इनकी बेटी और इनकी पत्नी घर छोड़ने वाले होते हैं। इनकी बेटी बोलती है डैड आपको तो पता ही नहीं लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद लुंगे बोलते हैं क्या तुम उसके घर जाना चाहती हो जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है? और उसके बाद इसकी मम्मी यानी कि इंस्पेक्टर लुंगे की बीवी बोलती है कि मैं इसके साथ जा रही हूँ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता लगा कि मेरा दूसरे मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे को कॉल आता है, वो कॉल उठाते हैं और उन्हें पता लगता है कि एक डिटेक्टिव
डिटेक्टिव का फोन है जिसने कहा होता है कि वो कुछ सेक्रेटरी के बारे में बताना चाहता है लेकिन उनको आना होगा। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे फोन काट देते हैं और बोलते हैं अभी मुझे जाना होगा, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, और ये यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये सेक्रेटरी के घर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं और इन्हें पता लगता है कि सेक्रेटरी ने अपने आप को मार दिया। इसके बाद ये अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी और बेटी का फोटो देखते हैं। आगे हम देखते हैं इनके जो सीनियर ऑफिशियल होते हैं वो बोलते हैं कि मिस्टर बोल्टमैन इनोसेंट है, ये सेक्रेटरी का आखिरी मैसेज है, मैं तुमसे ये केस वापस लेता हूँ और किमंसी को ये केस दे दूंगा, और साथ में रिचर्ड पार्क का केस, प्रेसिडेंट गालार्ड का केस भी मैं उसे देता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं तो मैं क्या करूंगा, और ये बोलते हैं कि मुझे उससे क्या, मुझे तुमसे कोई काम नहीं। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे अपने कैबिन में जाके बैठ जाते हैं और वो एक फोटो को देख के बोलते हैं कि अब मेरे पास सिर्फ तुम ही बचे हो। और इसके बाद हम देखते हैं ये फोटो किसी और की नहीं डॉक्टर टेनमा की होती है। और तभी यहाँ पे एक डिटेक्टिव आता है और बोलता है कि ईवा हाइनेमैन आपसे मिलने के लिए आई है, और ये बोलते हैं कि उसे अंदर भेज दो। इसके बाद हम देखते हैं ईवा के गार्डन के अंदर एक बंदा काम कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं ईवा एक शादीशुदा मर्द के साथ लटर मस्ती कर रही होती है और उसे बोलती है कि तुम अपने बीबी के पास नहीं जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। इसके बाद ये बंदा यहाँ से निकल जाता है और ईवा बोलती है मुझे पता है ये कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसके बैग के अंदर एक रुमाल रख दिया है जिसमें मेरी खुशबू है। इसके बाद ईवा देखती है इसका नौकर इसकी तरफ देख रहा होता है। इसके बाद ये बोलती है कि तुम मेरी तरफ फिर से देख रहे हो, तुम्हें अजीब लगता होगा ना, मैं हर रोज नए नए मर्द को लेके आती हूँ, घबराओ मत, तुम्हें भी एक मौका मिलेगा। और इसके बाद इसका नौकर बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। इसके बाद ईवा इसके गार्डन को देखने लगती है और बोलती है कि मुझे ये गार्डन बहुत पसंद आया, जब भी मैं किसी खूबसूरत चीज को देखती हूँ तब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। इसके बाद ये नौकर बोलता है मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया, यहाँ पे मैं मिमोसा का फूल लगाऊंगा और वहाँ पे मैं रोज का फूल लगाऊंगा। और इसके बाद ईवा बोलती है कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे खुश कर सकते हो। और इसके बाद ये नौकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम इसके घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे अपनी बेटी के साथ डिनर कर रहा होता है। इसकी बेटी इसको 3-4 बार बुलाती है लेकिन ये सुनता ही नहीं है और अचानक से बोलता है कि क्या तुम्हें ये खाना पसंद आया। और इसके बाद इसकी बेटी बोलती है मैं आपसे कब से बातें कर रही हूँ लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, शायद इसी वजह से मॉम ने आपको छोड़ दिया होगा। और उसके बाद अचानक से ये लड़की इससे माफी मांगती है और ये बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे अगर मैं किसी को पसंद करूँ, नहीं कोलेटा कोई बात नहीं, क्या तुम्हें ये खाना सच में पसंद आया। और कोलेटा बोलती है कि नहीं ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं ये बंदा ऊपर जो लाइटें लगी होती है उनको लगा रहा होता है और ईवा बोलते हैं मुझे माफ करना, मैं तुमसे ये सब काम करवा रही हूँ। और ये बोलता है कि कोई बात नहीं, जितना हो सकता है मैं उतना करूंगा। इसके बाद ईवा बोलती है क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे। और इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों डिनर पे जाते हैं जहाँ पे ये बहुत ज्यादा नर्वस होता है और ईवा बोलती है तुम इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो। ये बोलता है कि मैं पहली बार इस तरह के बड़े रेस्टोरेंट में आया हूँ, अगर तुम मेरे लायक बनना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए जैसे तुम गार्डन में होते हो। और इसके बाद ये बंदा बोलता है कि हाँ जब भी मैं गार्डन में होता हूँ तब मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ, मैं गार्डन का काम खत्म करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। मेरे हिसाब से जिन लोगों को गार्डन पसंद होता है वो कभी बुरे लोग नहीं हो सकते। इसके बाद ईवा बोलती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। और ये बोलते है कि हाँ। इसके बाद ईवा हंसने लगती है और बोलती है तुम भी अच्छे इंसान हो और इसे घूर के देखने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं ये नौकर सो रहा होता है और इसके बगल में ईवा सो रही होती है बिना कपड़ों के, यानी कि उनके बीच में वो सब हो गया जो सब तुम देखना चाहते थे, लेकिन नहीं है यार, ठरकपन बंद कर दो, ये सब नहीं दिखाया जाता इस एनिमे के अंदर। इसके बाद ये बंदा कपड़े पहनता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी। लेकिन तभी ईवा केंजो का नाम सपने में पुकार रही होती है, जिसको सुनने के बाद ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम इस बंदे को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ होता है और बोलता है कि कोलेटा क्रिसमस बहुत जल्द आने वाला है। और इसके बाद इसकी बेटी बोलती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हम हमेशा हम दो ही सेलिब्रेट करते हैं, इस साल हम कुछ नहीं करेंगे। और इसके बाद ये बोलता है कि नहीं ऐसा मत बोलो, इस साल सिर्फ हम दो नहीं होंगे, शायद हमारे साथ कोई और भी हो सकता है। और इसके बाद इसकी बेटी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। इसके बाद ये बंदा टेनमा और ईवा की फोटो देख रहा होता है। तभी यहाँ पे ईवा आ जाती है और बोलती है कि इस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये बोलता है कि मैं तो बस इन्हें साफ कर रहा था। इसके बाद ईवा बोलती है उसका नाम केंजो टेनमा है, वो मेरा एक्स है। इसके बाद वो दारू पीने लगती है और ये बंदा बोलता है कि दिन के इस वक्त भी तुम दारू पी रही हो। और ईवा बोलती है मैं दारू नहीं पीऊँ तो क्या करूँ, मैं भी किए गई थी इंस्पेक्टर लुंगे से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे भगा दिया, पता नहीं वो कब जाके टेनमा को अरेस्ट करेंगे। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि बीके अरेस्ट करेंगे। और तब ईवा बोलती कि इसने मेरे पापा को मार दिया और यहाँ से भाग गया। वो कहता है कि उसे फंसाया गया है, लेकिन वो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरा एक अच्छा फ्यूचर था, मेरी 3 बार शादी छूट गई और इन सब का कारण है डॉक्टर टेनमा। वो कहता है कि ये सब जोहान ने किया है, जरा देखो कि ये छोटा बच्चा मेरे पापा को मार सकता है। इसके बाद ये बंदा बोलता है क्या ये फोटो तुमने पुलिस को दिखाई, ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है। और इसके बाद ईवा बोलती कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझे पता है ये सारा काम टेनमा का है, इंस्पेक्टर लुंगे ने कहा कि उसको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसके बाद ये बंदा बोलता है अगर ऐसा है तो तुमने
उसकी फोटो अभी तक यहाँ पे क्यों रखी है? शायद तुम्हारे दिल में अभी भी तन्मा के लिए जगह है, शायद तुम्हें पता है कि तन्मा इनोसेंट है। इसके बाद ईवा बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही मेलोड्रामा देखने लगे हो। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ये इकलौता इंसान था जो मेरे लायक था, वो मेरी हर बातें मानता था। ये एक ब्रिलियंट ब्रेन सर्जन था और एक अच्छी पोजीशन में भी था। इसने मेरी हर बात मानी, हर ख्वाहिश को पूरा किया। सिर्फ ये इंसान मुझे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना सकता था। इसके बाद ये बोलता है क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी भर नए नए गार्डन बनाता रहूंगा, तुम्हें उससे खुशी होगी। इसके बाद ईवा अपने घुटनों पे बैठ जाती है और शूर्पणखा की तरह हंसने लगती है और बोलती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। मैं तुम्हारे साथ सो गई तो तुमने ये सब सोच लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। मैं तो बस तुम्हारा थोड़ा सा मजाक उड़ा रही थी और तुम्हें ये प्यार लगा। कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। इसके बाद ये बंदा बोलता है तुम सच में दुनिया में बहुत अकेली हो, और ये हंसती हुई बोलती है कि तुम भी अकेले हो। और इसके बाद ये बंदा यहाँ से चला जाता है और जाते हुए बोलता है कि क्रिसमस के दिन मेरे घर पे एक छोटी सी पार्टी है, तुम चाहो तो वहाँ पे आ सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं क्रिसमस के दिन में इसने बहुत सारा खाना पकाया होता है। इसकी बेटी बोलती है ये तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, और ये बोलता है कि पता नहीं ये स्वादिष्ट होगा भी या फिर नहीं। और इसकी बेटी बोलती है लेकिन हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये बोलता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। और इसके बाद ये खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे पता था अब मम्मी को बुलाने वाले हो, मम्मी आ रही है ना। और उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी कोई डोरबेल बजाता है और ये तेजी से भागने लगती है डोरबेल की तरफ अपनी मम्मी को देखने के लिए। और जैसे ये दरवाजा खुलती है ये खुश हो जाती है, लेकिन इसका पिता थोड़ा सा मायूस लग रहा होता है। इसके बाद हम ईवा को देखते हैं जिसके हाथों में गिफ्ट होता है और ये सड़क पे चल रही होती है। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम उसी बंदे को देखते हैं जो बोलता है शार्लेट, और हम देखते हैं इसकी बीवी यहाँ पे आ चुकी होती है और वो इससे माफी मांगती है। इसके बाद ईवा इसके घर में पहुंच जाती है और वो दरवाजा नॉक करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये जाके खिड़की से देखती है और कुछ देखने के बाद इसको बहुत गुस्सा आता है। ये उसी गिफ्ट को मरोड़ देती है और वो देखती है कि यहाँ पे वो बंदा, उसकी बेटी और उसके वाइफ काफी ज्यादा खुशी से रह रहे होते हैं। इसके बाद ईवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये अपने घर को और उस गार्डन को आग लगा देती है और बोलती है कि मिमोसा या फिर रोजेस हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे इनकी परवाह नहीं, गार्डन की मुझे कोई परवाह नहीं। ये जो इतना बड़ा घर मेरे पापा ने मेरे लिए छोड़ा है, मुझे इसकी भी कोई कदर नहीं। सब कुछ जल जाने दो, सब कुछ जल जाने दो। और ये सब कुछ जला देती है और इसके बाद ये सीधा पहुंचती है इंस्पेक्टर लुंगे के पास और बोलती है लगता है अब तुम मेरी बातें सुनना चाहते हो। इसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं फिलहाल के लिए मुझे कोई और काम नहीं है। इसके बाद ये तन्मा का फोटो दिखाती है और बोलती है जब तक मैं इस इंसान को मार नहीं देती तब तक मैं खुश नहीं रह सकती। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों इंस्पेक्टर लुंगी के लिए इस एपिसोड में मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो अपने हमेशा काम के ऊपर फोकस रहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। मतलब इतना अच्छा इंसान जो सिर्फ अपना काम करता है, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ जो होता है वो अच्छा नहीं हुआ। उसकी बीवी बच्चों ने उसे छोड़ दिया, उसके जो सीनियर था उसका सारा काम तक छीन लिया। यानी कि इंस्पेक्टर लुंगी अच्छा है लेकिन उसे बहुत लोग नफरत भी करते हैं। और दोस्तों मेरे हिसाब से जोहान से ज्यादा कमीना कैरेक्टर तो ईवा का है। अगर तुम्हें भी यही लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर दो। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बजा रहा है, तुम कम से कम घंटा ही बजा लो।